नमस्कार दोस्तों, जोशी स्टडी क्लासेस समदड़ी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा आयोजित 9 जून 2024 के 2 वर्षीय पाठ्यक्रम बीएड के रीजनिंग पेपर का सॉल्यूशन कराएंगे। इससे पहले मैंने आपको हिंदी सेक्शन डी हिंदी के विषय पेपर का सॉल्यूशन कराया था, लेकिन कुछ कारणों से मैं 2 दिन वीडियो नहीं बना पाया। तो आज हम इस रीजनिंग के सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है ना, विथ लॉजिक और कंसेप्ट और लॉजिक दोनों के साथ, ठीक है ना। तो बने रहिए हमारे साथ। एक बार मैं फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं जोशी स्टडी क्लासेस समदड़ी के यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए अभिकथन ए और आर के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनें। अभिकथन ए दे रखा है और कारण दे रखा है, तो हमें बताना है कि सत्य है या असत्य है। तो पहला अभिकथन ए है, भारत में लोग अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनते हैं। कारण आर, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो सबसे पहले देखिए इसके ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। तो ये कह रहा है कि भारत में लोग अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। अब प्रतिनिधि स्वयं चुनते हैं तो इसका अर्थ है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या है। फिर अब आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 से 5 तक, इसमें एक आपको पैराग्राफ पढ़ना है और पैराग्राफ को पढ़कर नीचे दिए गए जो कथन है, जो अनुमान दिए गए हैं, उनमें से आपको एक चुनना है। तो सबसे पहले पैसेज पढ़ते हैं। आर्थिक क्षितिज पर एकमात्र काला बादल असंतोषजनक विदेशी मुद्रा है और यह उम्मीद की जा सकती है कि उद्योग अपने निर्यात में योगदान देकर इसे सुधारने में अपनी भूमिका निभाएगा। हमारी कंपनी की 6 मुखी प्रगति जारी है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि चालू वर्ष की पहली 6 मई, अप्रैल, सितंबर 2023 के दौरान कामकाज में और सुधार हुआ। तो ये एक छोटा सा गद्यांश था। अब गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़े और प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दें, ठीक है ना। यदि आपको लगे कि यदि अनुमान निश्चित रूप से सत्य है तो 1 वाला, यदि अनुमान संभवतः सत्य है अर्थात संभवतः संभावना है सत्य होने के, तो 2 नंबर, यदि आंकड़े अपर्याप्त है तो 3 नंबर, और यदि अनुमान संभवतः असत्य है तो 4 नंबर। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। देश के पास अपर्याप्त विदेशी भंडार है। तो देखिए दोस्तों, ये कह रहा है कि देश के पास अपर्याप्त विदेशी भंडार है। तो अब देखो पैसेज को हमने पढ़ा तो इसमें ये बात कहीं भी जिक्र नहीं की गई है। इस कथन का कहीं भी उपरोक्त गद्यांश में जिक्र नहीं किया गया है। तो अतः हम ये कह सकते हैं कि आंकड़े अपर्याप्त है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, आंकड़े अपर्याप्त है। फिर देखिए आगे तीसरा क्वेश्चन। विदेशों में हमारी कंपनी द्वारा निर्मित उत्पादों की कोई मांग नहीं है। विदेशों में हमारी कंपनी द्वारा निर्मित उत्पादों की कोई मांग नहीं है। तो बताइए क्या ये सही है? देखिए ये बात सही भी है, नहीं भी है। इसका कहने का अर्थ है, हालांकि पैसेज में स्पष्ट रूप से नहीं दे रखा है, उपरोक्त गद्यांश में स्पष्ट रूप से नहीं दे रखा है, किंतु ये बिल्कुल भी गलत नहीं है कि विदेशों में हमारी कंपनी या हमारे उद्योग के सामानों की कोई मांग नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि अनुमान संभवतः असत्य है। तो इसका मेरे हिसाब से आंसर होगा डी। इसका मेरे हिसाब से आंसर होगा डी, यदि अनुमान संभवतः असत्य है। अब देखिए आगे चौथा क्वेश्चन। देश की सरकार ने कंपनी को अपना माल निर्यात करने के लिए कहा है। देश की सरकार ने कंपनी को अपना माल निर्यात करने के लिए कहा है। तो देखिए इसमें भी इस कथन का, इस बात का कोई जिक्र नहीं किया गया है। इस बात का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है कि देश की सरकार ने ये कंपनी को अपना माल निर्यात करने के लिए अथवा बेचने के लिए कहा है। तो आंकड़े अपर्याप्त है। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा डी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, आंकड़े अपर्याप्त है। उसके बाद में देखिए कंपनी का चालू वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2024 को समाप्त होगा।
तो देखिए कोई भी कंपनी हो, जितनी भी कंपनी होती है, उनका फाइनेंशियल ईयर होता है, वित्तीय वर्ष होता है, वो हमेशा 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। अब ये कह रहा है चालू वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2024 को समाप्त होगा। तो देखिए ऊपर लिखा हुआ है, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि चालू वर्ष की पहली 6 मई, देखो कंपनी की कोई भी होती है वो 2 6 मई होती है। पहली 6 मई जो अप्रैल से सितंबर चलती है जनरली, और दूसरी होती है जो अक्टूबर से मार्च तक चलती है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि हाँ ये बात सही है, कंपनी का चालू वित्तीय वर्ष है वो 31 मार्च 2024 को समाप्त होगा। अतः यदि अनुमान निश्चित रूप से सत्य है तो इसका आंसर हो जाएगा 5वें नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है ना। वापस से मैं कह रहा हूँ, कंपनी का चालू वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2024 को समाप्त होगा। तो ये कथन एकदम सही है, ये अनुमान सही है, इसलिए इसका सही आंसर ए हो जाएगा, ठीक है ना। हालांकि अब बोर्ड इसके आंसर क्या मानता है ये आंसर के आने पर पता चलेगा। फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ कि मैंने जो बताए हैं वो 90% सही होंगे। उसके बाद में देखिए आगे, अब देखिए आगे छठा क्वेश्चन कह रहा है लुप्त पद ज्ञात कीजिए। देखिए लुप्त पद ज्ञात करना है, आग, राख, विस्फोटक, तो अगले स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए आग जलती है तब अंत में उसका जो पदार्थ है वो राख प्राप्त होती है, ठीक है ना। हमें भौतिक पदार्थ क्या प्राप्त होता है, राख, यानी जब आग जलती है पूरी जल जाने के बाद जो बचती है वो राख बचती है। तो उसी प्रकार विस्फोटक होगा कहीं किसी भी स्थान पर, तो विस्फोटक से क्या हो जाएगा, तबाही होगी, ठीक है ना। विस्फोट होगा तो उससे क्या मिल जाएगा, अंत में हमें मलबा ही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा दोस्तों, मलबा प्राप्त होगा। तो इसका सही आंसर है आपके सी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी मलबा इसका सही आंसर है, ठीक है ना। अब देखो आवाज़ नहीं है, क्यों बताऊं कि विस्फोटक होता है तो हमें देखो आग है, आग जलती है, उसके बाद में हमें भौतिक रूप में क्या प्राप्त होता है, राख प्राप्त होती है। तो आवाज़ है वो भौतिक रूप कोई पदार्थ नहीं है, जबकि राख एक पदार्थ है, इसलिए विस्फोटक होगा तो मलबा ही पदार्थ के रूप में प्राप्त होगा, इसलिए इसका सही आंसर होगा सी। अब आगे चलते हैं, विषम पद ज्ञात कीजिए। देखो इसमें विषम पद ज्ञात करना है। पहला दे 275, 396, 385, 891, 932, तो इसका सही आंसर होगा डी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपके डी, ठीक है ना। इसका सही आंसर होगा डी। कैसे हुआ, तो देखिए 275 में, तो देखिए 2 + 5, 2 + 5, ठीक है ना। 2 + 5 को हम जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 7 प्राप्त होगा। उसी प्रकार 3 और 6 को जोड़ेंगे तो 9 प्राप्त होगा। 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 प्राप्त होगा। 8 और 1 को जोड़ेंगे 9 प्राप्त होगा, लेकिन 9 और 2 को जोड़ेंगे तो 11 प्राप्त होना चाहिए, जबकि यहाँ पर 3 प्राप्त हो रहा है, इसलिए ये विषम पद है। अर्थात हमारा 7वें का सही आंसर हो जाएगा डी, 932। आगे देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न का अनुमानित मान क्या है। तो दोस्तों इसमें अनुमानित मान दिया गया है, ये कह रहा है 52.36 का क्यूब। तो दोस्तों आप जब इसका क्यूब करोगे तो ये आंसर लगभग 1,43,550 ऑप्शन सी के आसपास आएगा, ठीक है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा 1,43,550, इसका सही आंसर है 8वें का सी। उसके बाद में देखिए, निम्नलिखित आकृति में पंचकोणों की संख्या क्या है। अब देखो दोस्तों ये थोड़ा क्वेश्चन है वो डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हर बार बोर्ड है वो पूछता है त्रिभुज वगैरह पूछता है, लेकिन इस बार इसने पंचकोण बता दी है, पूछ ली है। तो अब मैं इसका श्योरिटी में आंसर नहीं दे सकता, तो मैं इसका आंसर आपको देता हूँ। लगभग इसका आंसर होने चाहिए 6 पंचकोण, ठीक है ना। लगभग मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है ना। मैं श्योर नहीं हूँ इस मामले में, क्योंकि ये पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। तो मैं आपको पहले कह रहा हूँ कि मेरे हिसाब से इसका आंसर 6 होना चाहिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा श्योरिटी में नहीं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ 6 इसका आंसर होना चाहिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 10, ठीक है ना। हालांकि बाकी सभी श्योर है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन है जो बोर्ड ने अब की बार कंफ्यूज में रखे हैं, तो उनकी जब आंसर की आएगी तभी इनका सही आंसर पता चल पाएगा। उसके बाद देखिए 10वां, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अगला पद देखिए, इसमें सबसे पहले श्रृंखला दे रखी है 8, 9, 11, 14, 18, 23। तो देखिए दोस्तों 8, 9 में 1 का अंतर है, 9 और 11 में 2 का अंतर है, 11 और 14 में 3 का अंतर है,
14 और 18 में 4 का अंतर है, 18 और 23 में 5 का अंतर है। तो जनरल सी बात है अगला अंतर 6 का होगा। तो 23 + 6 कितने होते हैं दोस्तों? 29। तो 10वें का सही आंसर हो जाएगा सी, 29। 10वें का सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? 29 इसका सही आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट है। उसके बाद देखिए 11वां, ठीक है ना। 11वां देखिए, कुछ वर्णों का एक मैट्रिक्स दिया गया है। ये वर्ण पंक्तिवार तथा स्तंभाकार एक निश्चित प्रवृत्ति का अनुसरण करते हैं। लुप्त वर्ण का पता लगाइए। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर तो पहले मैं बता देता हूँ, बी होगा 22, ठीक है ना। इसका सही आंसर क्या होगा? बी 22 होगा। कैसे होगा? तो देखिए सबसे पहले 42 और 38 यानी 42 है और 38 है, इन दोनों का अंतर कितना है दोस्तों? 4 है। कितना अंतर है? 4 है। अब 4 को 11 से गुणा करते हैं तब कितने आते हैं? 44 आते हैं। कितने आते हैं? 44 आते हैं। उसके बाद में देखिए उसी प्रकार 23 और 28 में अंतर कितना है? 5, और 5 को 11 से गुणा करेंगे तो 55 आएगा, ठीक है, जनरल सी बात। उसी प्रकार 37 और 39 में कितने का अंतर है? 2 का, और 2 को भी 11 से गुणा करेंगे तब 11 2 22, इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द को अव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया गया है। आपको अक्षर को पुनः व्यवस्थित करके शब्द का पता लगाना है और दिए गए विकल्पों में से अंतिम अक्षर को चिन्हित करना है। अव्यवस्थित शब्द है, देखिए ATHRE, इसको जब हम सही करेंगे, ठीक है ना, ATHRE, इसको जब हम सही करेंगे दोस्तों तो इसका क्या बनेगा? मैं आपको लिख के बता रहा हूँ यहाँ पर। इसकी सही स्पेलिंग बनेगी EARTH, ठीक है ना। तो इसकी क्या बनेगी दोस्तों? EARTH बन जाएगी, ठीक है। अब उसमें देखिए आगे क्या कह रहा है ये, तो हमें क्या करना है? अव्यवस्थित शब्द है, ठीक है ना। तो अव्यवस्थित शब्द का अंतिम अक्षर पहचानना था सही करके, तो अर्थ बन रहा है, अर्थ। और अर्थ में जो है इसका लास्ट अल्फ़ाबेट है वो H है। तो इसका सही आंसर आपके हो जाएगा, इसका सही आंसर आपके हो जाएगा HA। इसका सही आंसर आपका 12वें का क्या हो जाएगा दोस्तों? A हो जाएगा, H, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। हाँ तो देखिए दोस्तों 13वां क्वेश्चन है, ये मैंने अभी पेंडिंग रख रखा है क्योंकि इसका श्योर कोई आंसर नहीं अभी तक मिला है। फिर भी आपको मैं बता रहा हूँ, इसका लगभग आंसर है वो 44 आना चाहिए, 44 है, ठीक है ना। मैं इसमें भी श्योर नहीं हूँ क्योंकि दोस्तों ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसलिए मैं आपको फिक्स नहीं कह सकता इसका आंसर क्या है। 44 होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका आंसर शायद डी होना चाहिए। मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ ये फिक्स नहीं है, ये मेरे हिसाब से 44 होना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए 14वां क्वेश्चन, आप रिक्त स्थान में कौन सी संख्या लिखेंगे? तो देखिए सबसे पहले देखिए रिक्त स्थान में आपको भरना है। तो देखिए 16 का स्क्वायर होता है 256, 25 का स्क्वायर होता है 625 खाली जगह, और फिर 43 का स्क्वायर होता है 1849। तो देखिए 1156 किसका स्क्वायर होता है? तो देखिए 1156 है वो 34 का स्क्वायर होता है, 1156 है वो 34 का स्क्वायर होता है। तो इसके लिए हमारा सही आंसर होगा डी 34। अब 15वां क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए श्यामलाल ने कहा, उस व्यक्ति का इकलौता पुत्र मेरा पिता है। उस व्यक्ति का इकलौता पुत्र मेरा पिता है। श्यामलाल एवं उस व्यक्ति में क्या संबंध है? तो देखिए श्यामलाल ने क्या बोला कि एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए बोला कि उस व्यक्ति का इकलौता पुत्र, ठीक है ना, यानी वो व्यक्ति है उसका इकलौता पुत्र मेरा पिता है। इसका अर्थ हुआ कि वो है व्यक्ति है वो श्यामलाल का दादा हुआ। तो 15वें का क्या हो जाएगा? आपके डी हो जाएगा। 100% श्योर हो दोस्तों, इसका दादा ही होगा। 15वें का डी, 15वें का क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। उसके बाद में देखिए आगे 16वां क्वेश्चन, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? तो देखिए इसमें क्या किया गया है कि 13 को 2 से गुणा किया गया है 26, और I, N और C का जब योग करेंगे तब भी इनका योग 26 आएगा। समझ गए मेरे दोस्तों? देखिए I आता है 9 स्थान पर, N आता है अपने 14वें स्थान पर, और C आता है 3रे स्थान पर। जब तीनों का योग करेंगे तो 26 आएगा, और 13 × 2 भी 26 होते हैं। उसी प्रकार Q 17 पर, R 18 पर, G 7 पर आता है। जब तीनों को जोड़ेंगे तो 7 छंग 42 आएगा। फिर देखिए D 4 पर, O आ जाएगा आपके 15 पर, और M आएगा 13 पर। जब इन सबको जोड़ेंगे तो 8 चौक 32 है। उसी प्रकार S 19 पर, U 21 पर, और I 9 पर,
इन सबको जोड़ेंगे तो 7 इंटू 7 49 49। अब क्या करना है हमें, 8 इंटू 2 होते हैं 16, और ए का मान 1 और डी का मान 4, 4 और 1 5, 16 में से 5 गए 11, और 11 पर कौन सा अल्फ़ाबेट आता है दोस्तों, बी आता है, और बी मतलब सॉरी 11 पर आता है के, तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपका 16वें का सही आंसर होगा बी के, ठीक है ना, के अल्फ़ाबेट आएगा आपके सही आंसर में, ठीक है ना। आगे देखिए 17 क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। वापस श्रृंखला वाला क्वेश्चन आ गया। तो देखिए 2 7 12 17 22 अगला पद याद करना है। तो देखिए 2 और 7 में अंतर 5 का है, 7 में 5 जोड़ेंगे 12 आएंगे, 12 में 5 जोड़ेंगे 17 आएंगे, 17 में 5 जोड़ेंगे 22 आएंगे। उसी प्रकार 22 में 5 फिर से जोड़ना है तो क्या आ जाएगा 27। तो सही आंसर हो जाएगा 27 सी, 17वें का हो जाएगा सी। फिर देखिए सही ढंग से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। देखिए ये अपने कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इसमें देखिए ACF है, फिर अनुपात GIL, फिर 2:MOR, और उसके बाद में कौन सा वाला आएगा आपको बताना। तो देखिए सबसे पहले ए 1 पर आता है, फिर C आता है 3 पर, और F आता है 6 पर। तो देखिए अंतर कितना हुआ, 1 3 से 2 का अंतर, फिर C से F तक 3 का अंतर। अब F के बाद क्या आता है G, और G के बाद वापस देखो I, कितने का अंतर 2 का अंतर, फिर I से L 3 का अंतर। अब L के बाद डायरेक्ट M के बाद O, कितने का अंतर 2 का अंतर, O के बाद R 3 का अंतर। अब तो देखिए R के बाद आ जाएगा पहला S, ठीक है ना। अब S के बाद 2 का अंतर लेना है तो S आता है 19 पर, और 19 में 2 जोड़ेंगे तो 21, और 21 पर आता है U, और 21 में 3 जोड़ेंगे तो कितने होते हैं 24, और 24 पर आता है X। तो आपका सही आंसर हो जाएगा SUX। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा 18वें का ए, SUX। उसके बाद देखिए निम्न में से विषम को पहचानिए। आपको विषम को पहचानना है। तो देखिए सबसे पहले BNNAAA, फिर OAGRNE, फिर GAERPS, और आगे D है GSIEAMN। तो देखिए ये तीनों हैं A B और C, ये तीनों फ्रूट्स नेम है, फलों के नाम है, जबकि D जास्मिन है, ये एक फूल का नाम है, ठीक है ना। तो विषम क्या हो जाएगा आपका D, विषम क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन D जास्मिन, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आप आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों 20वां, अपनी कक्षा में डिम्पल की रैंक ऊपर से 7वीं और नीचे से 27वीं है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है। तो दोस्तों क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। दोनों रैंकों को आपस में जोड़ना है और -1 करना है। तो देखिए 27 + 8 7 -1 करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके 33। 27 + 7 -1 33 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो कक्षा में कुल 33 विद्यार्थी है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। 33 ऑप्शन ए। तो 20वें का आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर देखिए निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे लिखे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। सबसे पहले जानकारी क्या है, P + Q का अर्थ है P Q का बेटा है, P - Q का अर्थ है P Q की पत्नी है, P × Q का अर्थ है P Q का भाई है, P भाग Q का अर्थ है P Q की माँ है, P बराबर Q का अर्थ है P Q की बहन है। अब आपको बताना है A × B भाग C का क्या अर्थ है। तो दोस्तों देखिए A × B, और देखो P × Q का अर्थ क्या था, P Q का भाई है, था A × B का अर्थ होगा A B का भाई है, था ऑप्शन ए भी राइट है। अब सुनना मेरी बात, क्योंकि इस प्रश्न में आपको बोनस अंक मिलेंगे, इस प्रश्न में आपको 100% बोनस अंक मिलेंगे, क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन राइट है, ए भी राइट है और सी भी राइट है। ए भी राइट है दोस्तों, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ए भी राइट है और सी भी राइट है। आगे देखिए बी भाग सी, अब देखो पी भाग क्यू का अर्थ था पी क्यू की माँ है, पी क्यू की माँ है, अतः बी भाग सी मतलब बी सी की माँ है, ठीक है ना। अब बी सी की माँ है और ए बी का भाई है, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ए है वो सी का मामा भी हो जाएगा। तो इसमें आपको बता रहा हूँ मैं, ऑप्शन ए और इसके साथ ऑप्शन सी दोनों राइट है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, ऑप्शन ए भी राइट है और ऑप्शन सी भी राइट है, ठीक है ना। दोनों ऑप्शन आपके राइट है। तो इस क्वेश्चन के दोनों ऑप्शन राइट है, इसलिए आपको बोनस मिलेगा, कोई चिंता करने की बात नहीं है। अगर आपने गलत भी किया है तो भी आपको बोनस ही मिलेगा। तो इसका ए भी राइट है, ए बी का भाई है, और सी भी राइट है, ए सी का मामा है। तो आगे देखिए 22वां क्वेश्चन, 3 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से विभाज्य है और या तो इकाई अंक या दहाई अंक अथवा दोनों में 4 शामिल है। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले तो आपको 3 से 100 तक
जो 4 से विभाज्य संख्या है वो आपको निकालनी है। जैसे 4 है, 8 है, 4 का पूरा पहाड़ा है, वो आपको कहाँ तक बोलना है, 100 से पहले तक बोलना है। यानी 3 से लेकर 100 तक जितनी भी 4 से संख्या विभाजित है वो आपको निकालनी है। उसके बाद में ये कह रहा है जो 4 से विभाज्य और या तो इकाई अंक या दहाई अंक दोनों में 4 शामिल है। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन सी संख्या है, ठीक है ना, कौन कौन सी संख्या है वो 4 से विभाजित है। सबसे पहले देखिए 4, ठीक है ना, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए पहली संख्या कौन सी हो जाएगी आपके 4, ठीक है। उसके बाद में देखिए 24 और उसके बाद में देखिए 40 और उसके बाद में देखिए 44, उसके बाद में देखिए आप 48 और उसके बाद में देखिए आप 64 और उसके बाद में देखिए आप 84। तो दोस्तों टोटल कितनी हो गई 3 से लेकर 100 तक, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो 7 संख्याएँ हैं 3 से लेकर 100 तक, वो क्या है, वो 4 से विभाज्य है और इकाई और दहाई दोनों में 4 शामिल है। अब देखो 7 तो दे नहीं रखा लेकिन इसमें दे रखा है डी यानी 10 से कम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके डी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, डी हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। 22वें का हो जाएगा आपका सही आंसर डी। अब 23वां देखिए, पुरुषों की एक पंक्ति में सुजल दाई ओर से 30वें स्थान पर है और गर्वित बाई ओर से 20वें स्थान पर है। जब वे अपना परस्पर स्थान बदलते हैं तो सुजल दाई ओर से 35वें स्थान पर हो जाता है। पंक्ति में पुरुषों की कुल संख्या कितनी है। तो मेरे दोस्तों जब इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो सीधी ट्रिक है कि एक का नया एक का पुराना माइनस 1। तो नया देखिए सुजल का दाई ओर से नया कौन सा है 35वां, 35, ठीक है। और एक का पुराना यानी गर्वित का पुराना कौन सा था 20, 35 प्लस 20, देखिए वापस मैं आपको बता रहा हूँ, एक का नया मतलब 35 और एक का पुराना यानी 20, ठीक है, माइनस 1। तो आपके टोटल कितना आ जाएगा दोस्तों 54। आपके टोटल कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। तो आप 54 वाला कौन सा ऑप्शन है आप देख लीजिए, ये 54 वाला आपका ऑप्शन है सी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। अब देखो ये भी कर सकते हैं आप इस प्रकार से भी। दूसरी चीज़ देखिए, अगर सुजल दाई ओर से पहले 30वें स्थान पर है, गर्वित बाई ओर से 20वें स्थान पर है। अब सुजल जब स्थान परिवर्तन होता है तो देखिए सुजल अपने 35वें स्थान पर हो जाता है। अब 35वां स्थान कौन सा है, जो गर्वित का बाई ओर से 20वां स्थान है, ठीक है ना। तो 35 तो ये मान लीजिए दाई ओर से, और 20वां स्थान गर्वित का है नहीं, गर्वित से पहले 19 लड़के और है, तो ऑब्वियसली 35 प्लस 19 भी कितने हो जाते हैं 54। तो आपका आंसर क्या राइट हो जाएगा सी। 100% आपका इसका आंसर कौन सा राइट है, सी राइट है। कोई भी संदेह की बात नहीं है, मैं आपसे पहले कह रहा हूँ सी एकदम 23वें का राइट है। उसके बाद देखिए, एक धनराशि को ए बी सी तथा डी में क्रमशः 3:4:9:10 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि डी का हिस्सा ए के हिस्से से 3612 रुपये अधिक है तो ए एवं डी द्वारा एक साथ प्राप्त धनराशि कितनी होगी। तो देखिए दोस्तों इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी 6708। आप इस ये थोड़ी कैलकुलेशन वाली गणित मैथमेटिक्स की चीज़ है, इसलिए आपको मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता रहा हूँ 6708। फिर आगे देखिए, श्रृंखला पूरी करनी है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा कट गया है पेपर, 2 मिनट आप, हाँ ठीक है ना। 24-25 देखिए श्रृंखला पूरी करनी है आपको। इसमें देखिए एक जेड ए, जेड से पहले क्या है एक जेड है, 3YB 6XC 10WD। उसके बाद में आपको अगला पद देखना है। देखिए सबसे पहले अंतर क्या आ रहा है 1 3 6 10, यानी कितने का अंतर आ रहा है। सबसे पहले 1 से लेकर 3 में 2 का अंतर, 3 से लेकर 6 में 3 का अंतर, 6 से लेकर 10 में कितने का अंतर 4 का अंतर। अब आएगा 5 का अंतर, 10 + 5 15, तो सबसे पहले आएगा 15। अब देखिए आगे जेड के बाद वाई के बाद एक्स के बाद डब्ल्यू से पहले क्या आता है दोस्तों वी आएगा। फिर आगे देखिए, आगे करने की ज़रूरत नहीं है तो अभी देख लीजिए आप वी। उसके बाद देखिए ए बी सी डी के बाद ई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15VE। इसका सही आंसर हो जाएगा आपके दोस्तों 15VE। ऑप्शन सी इसका 99% नहीं 100% श्योर है, 15VE इसका आंसर है, ठीक है ना। तो 25वें का आपका हो जाएगा सी 15VE, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले 26वें पर। अब देखिए, यदि किसी पुरानी कार का मूल्य 26वां क्वेश्चन कह रहा है मैथमेटिक्स है, यदि किसी पुरानी कार का मूल्य 45,000 रुपये है, यदि कीमत में
15% की कमी की जाए तो उसकी नई कीमत ज्ञात करें। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपके सी। इसका सही आंसर आपके क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? सी, 38,250 इसका सही आंसर है। ठीक है ना, 38,250 इसका सही आंसर है। ठीक है ना, कुछ नहीं करना, आपको 15% की कीमत याद करनी है सबसे पहले। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 38,250। ठीक है ना, देखिए मैं आपको इसको हल करा रहा हूँ। जैसे देखिए 100% है। ठीक है ना, 100% बराबर कितने के बराबर मान लेते हैं? 45,000 के बराबर मान लेते हैं। ठीक है ना, तो अब 1% का मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों मेरे? 45,000। ठीक है ना, उसमें हम 100 का भाग दे देंगे, 2 कट, यानी 1% का मूल्य हो जाएगा अपने 450 रुपये। ठीक है ना, 1% का मूल्य हो जाएगा 450 रुपये। तो 1% का मूल्य अपने हैं 450 रुपये। तो देखिए 15% का मूल्य कितना हो जाएगा? तो 15 इंटू 450 करेंगे, 15 इंटू 450 करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 6,750 रुपये। तो हमें कुछ नहीं करना है, 45,000 जो इसकी मूल रकम दे रखी है उसमें से हमें 6,750 रुपये का माइनस करना है। 15% माइनस करेंगे 6,750 रुपये, तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 38,250 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो आपका सही आंसर कौन सा होगा मेरे दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा आपके सी वाला। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। एक दिन में घड़ी की सुइयाँ कितनी बार समकोण पर होती है? तो देखिए एक दिन में यानी 24 घंटे में सुइयाँ कितनी बार समकोण, 45 डिग्री पूछे, चाहे समकोण पूछे, चाहे आपके लंबवत पूछे, किसी भी प्रकार से पूछे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके 44 बार। इसका सही आंसर होगा आपके 44 बार। एक दिन में घड़ी की सुइयाँ 44 बार समकोण पर होती है। आगे देखिए 28वां, छात्रों की एक कक्षा में राघव की रैंक शुरू से 8वीं और आखिर से 28वीं है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो कुछ नहीं करना, मैंने आपको पहले ही बताया, जब एक ही छात्र की दोनों ओर से दे रखी हो रैंक, तो आपको क्या करना है? दोनों रैंकों को जोड़कर 1 घटाना है। तो देखिए 28 में 8 जोड़ेंगे आपने, ठीक है ना, और -1 कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा? 28 + 8 - 1 35। इसका सही आंसर हो जाएगा आपके 35, बी। 28वें का हो जाएगा बी। ठीक है ना, 27वें का था बी और 28वें का भी क्या हो जाएगा? बी। अब 29वें का देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में रिक्शा RICKSHAW को TLENUKCZ के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में बैटरी BATTERY को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? तो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा DD। ठीक है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा आपके DDVWGUA, DDVWGUA। ठीक है ना, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। वापस बोल रहा हूँ मैं, ऑप्शन ए, DDVWGUA इसका सही आंसर है। जब आप उसका करोगे तब आपको उसका सही आंसर पता चल जाएगा। ठीक है ना, जैसे देखिए आर का क्रमांक होता है 18, टी का होता है 20, 2 का अंतर है। आई का क्रमांक होता है 9 और एल का होता है 12, 3 का अंतर है। फिर सी का 3 होता है, ई का 5 होता है, 2 का, यानी किस कौन कौन सा अंतर आ रहा है देखिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा सा वापस। ये क्वेश्चन है +2, फिर +3, फिर वापस +2, फिर वापस +3। ठीक है ना, इस प्रकार से आप करना है। तो देखिए बी में +2 करेंगे तो डी, ठीक है ना, फिर ए में +3 करेंगे तो भी डी, फिर टी में +2 करेंगे तो वी आएगा। ठीक है ना, टी 20 पर आता है और 22 पर आता है वी, तो हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं, हमारा ऑप्शन ए ऑटोमेटिक ही राइट हो जाएगा। ठीक है ना, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। आगे देखिए 30वां, 47 × 38 बराबर 43, 74, 53 × 16 बराबर 6135, 20 × 92 बराबर क्या होगा? दोस्तों इसमें आपको कुछ नहीं करना है, गुणा भी नहीं करना था। देखिए आप ध्यान से देखिए, इसने क्या किया है? गुने वाली संख्या को उल्टा करके बराबर में लिख दिया है। जैसे देखिए 4 7 × 3 8 है ना, इसने क्या किया है? वापस 8 3 7 4 को लिख दिया है। उसी प्रकार देखिए 5 3 1 6 को इसने उल्टा करके लिख दिया है, 6 1 3 5। उसी प्रकार देखिए 2 0 9 2 को उल्टा करेंगे तो 2 9 0 2, आपका बी सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 29 0 2। आगे चलते हैं, वर्णमाला में जी और एस के मध्य में कौन सा अक्षर आता है? तो देखिए जी आता है 7 पर, एस आता है अपने 19 पर। ठीक है ना, और 19 और 7 होते हैं 26, और 26 में 2 का भाग लगाएंगे 13, और 13 पर आता है एम। 13 पर क्या आता है दोस्तों?
AM आता है। तो सही आंसर आपका 31वें का क्या हो जाएगा, AM। अब आगे देखिए 32वां, यदि हरे का मतलब पीला, पीले का मतलब सफ़ेद, सफ़ेद का मतलब लाल और लाल का मतलब बैंगनी है, तो निम्नलिखित में मनुष्य का खून किस रंग का होगा। तो देखिए खून का रंग आप जानते हो लाल है। अब लाल को क्या दे रखा है, देखिए इसमें आप सब देखिए पहले एक बार, लाल को क्या दे रखा है, सफ़ेद का मतलब लाल, ठीक है ना, सफ़ेद का मतलब लाल है। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी जो सफ़ेद है उसका मतलब लाल दिया गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अपने ए सफ़ेद इसका सही आंसर है। अब कुछ देखो किसी ने इसमें क्या किया है, बैंगनी भी किया है। तो मेरे दोस्तों अब देखिए आप खुद बताइए कि यदि हर एक को पीला बोलेंगे, पीले को सफ़ेद बोलेंगे और सफ़ेद को लाल बोल रहे हैं, तो आप खुद बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, सफ़ेद ही होगा ना, ठीक है ना। अब ये कह रहा है लाल को बैंगनी कहेंगे, ठीक है ना, लाल को क्या कहेंगे, बैंगनी। तो हमेशा मतलब वाला क्वेश्चन आ जाए तो उससे पीछे वाला हम इसका राइट करते हैं, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से इसका सफ़ेद होना चाहिए। अब बोर्ड क्या मानता है, बैंगनी मानता है सफ़ेद मानता है, वो बोर्ड पर डिपेंड करता है। बाकी मैं आपको अभी एक बार कह रहा हूँ कि इसका सही आंसर है ए। आगे चलते हैं 33वां, एक दिन में घड़ी की सुई कितनी बार मेल खाती है। देखिए मेल खाने का मतलब है 0 डिग्री का कोण, यानी अति व्यापन करना, यानी सुई के ऊपर सुई आना। तो देखिए एक दिन में यानी 24 घंटे में, तो सबसे पहले 12 घंटे में 11 बार मेल खाती है, तो 24 घंटे यानी एक दिन में 22 बार मेल खाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 33वां क्या हो जाएगा दोस्तों, बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे 34वें पर। देखिए लुप्त मान ज्ञात कीजिए। आगे देखिए 34वां, लुप्त मान ज्ञात कीजिए। 11, 22, 33 क्या आएगा, देखो 11 इंटू 2 होते हैं 22, तो 33 इंटू 2 भी क्या हो जाएंगे 67। सही आंसर हो जाएगा आपका डी। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, डी 66। आगे चलते हैं 35 पे। ए और बी एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उस कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, और सी तथा ए उस कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। यदि ए, बी व सी तीनों मिलकर कार्य करते हैं तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है ना। MDM का रूल है यहाँ पर। तो इसका देखिए आंसर है 10 दिन, ठीक है ना। हालांकि मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज भी है कि बोर्ड ने थोड़ा पहली बार इस तरह का क्वेश्चन डाला है, ठीक है ना। अब बोर्ड इसका आंसर क्या मानता है वो अब आंसर के आने पर पता चलेगा, लेकिन इसका लगभग आंसर आना चाहिए 10 दिन, ठीक है ना। आगे चलते हैं 36वें में। निम्नलिखित में से किस उत्तर आकृति द्वारा प्रश्न आकृति पूरी होती है। देखिए ये पास्क का है। अब इसमें लॉजिक की बात तो ये है कि देखिए सबसे पहले 1, 2, 3, तो ऑब्वियसली इसमें आना चाहिए 4 आना चाहिए। क्या आना चाहिए दोस्तों, 4 आना चाहिए। 4 किस में है, डी में, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। फिर देखिए 37 में, नीचे दिए गए विकल्पों में से आकृति की लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए लुप्त संख्या ज्ञात करनी है तो हम देखिए 14 और 16, ठीक है ना। 14 और 16 इन दोनों का क्या किया है, वर्ग किया है, और वर्ग करके वर्गों, जब दोनों का वर्गों का योगफल किया है, 14 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर करके जोड़ दिया है तो 452। उसी प्रकार हमें भी करना है। 13 का स्क्वायर 169 और 17 का स्क्वायर होता है 299, ठीक है ना। दोनों को जोड़ेंगे तो सही आंसर हो जाएगा आपके 458। ऑप्शन बी इसका राइट है। फिर 38वां देखिए, यदि किसी महीने का तीसरा दिन सोमवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन महीने की 21वीं तारीख का 5वां दिन होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, बुधवार, ठीक है ना। कैलेंडर में से आए हुए प्रश्न हैं, तो इसका सही आंसर वापस से मैं आपको बता रहा हूँ, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बुधवार, ठीक है ना। आपको क्या करना है, जैसे तीसरा दिन है, हम 3 तारीख का कह रहा है। अब ये कह रहा है महीने की 21वीं तारीख का 5वां दिन, यानी 21 में 5 जोड़ेंगे 26, और 3 से लेकर 26 तक अंतर होता है 23, और 23 में जब 7 का भाग लगाएंगे शेष पर आएगा 2, तो हमें सोमवार में 2 दिन जोड़ने हैं, तो सोम में 2 जोड़ेंगे तो मंगल और बुध, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बुधवार, ठीक है ना। आगे चलते हैं 39वें क्वेश्चन पर। देखिए 39वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित आकृति में कुल कितने त्रिभुज होंगे। तो दोस्तों जब आप इसको ध्यान से काउंट करोगे तो नीचे वाले में हो जाएंगे टोटल 5, एक बड़ा वाला 6, और ऊपर वाले में भी 6 हो जाएंगे, तो टोटल हो जाएंगे 12 त्रिभुज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 12, सी। 39वां क्या हो जाएगा आपके, सी हो जाएगा। फिर देखिए 40वें का, वर्ष 1998 का प्रथम दिन गुरुवार था, वर्ष 2001 का अंतिम दिन कौन सा होगा। तो दोस्तों इसको देखो आपको टिक से करना है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। सुनिए मेरी बात, देखिए अब आप जानते हो कि 1998 एक अलीफ वर्ष है। अलीफ वर्ष मतलब
जिस वर्ष में 365 दिन होते हैं अलीफ वर्ष, और लीप वर्ष 367 दिन। तो 1991 का प्रथम दिन 1 जनवरी का कह रहा है। 1 जनवरी 1991 का क्या त्यौहार दिया है? गुरुवार। तो जब अलीफ से अलीफ में जाते हैं तो एक दिन बढ़ता है, तो 1 जनवरी 1999 का हो जाएगा शुक्रवार, ठीक है ना। अब देखिए 1 जनवरी 1999 को शुक्रवार है, तो 1 जनवरी 2000 को हो जाएगा शनिवार। अब देखो 2000 लीप वर्ष है, तो लीप से वापस अलीफ में 2001 में जाएंगे तो 2 दिन बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं दोस्तों? जब जनवरी से फरवरी मार्च के बीच की बात होती है तो 2 दिन बढ़ते हैं। तो 1 जनवरी 2000 को आपके क्या था? शनिवार था, ठीक है ना। तो 1 जनवरी 2001 को शनिवार में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपके? रविवार और सोमवार। तो ये कह रहा है कि वर्ष 2001 का अंतिम दिन। तो मैंने आपको बताया कि 1 जनवरी 2001 एक अलीफ वर्ष है, उसका 1 जनवरी 2001 मतलब कि इसका प्रथम दिन क्या होगा? सोमवार। और अलीफ वर्ष का जो प्रथम दिन होता है, वापस सुनना, अलीफ वर्ष 365 दिन वाला वर्ष का जो प्रथम दिन होता है, साल के प्रथम महीने का प्रथम दिन होता है, वही साल के अंतिम महीने के अंतिम दिन होता है, यानी 31 दिसंबर 2001 को भी कौन सा वार होगा दोस्तों? सोमवार होगा, ठीक है ना। कौन सा वार होगा दोस्तों? सोमवार ही होगा। आप इसको कैलेंडर में भी देख सकते हो। तो इसका सही आंसर होगा 40वें का सी, सोमवार। अब आगे चलते हैं 41वां। किसी सांकेतिक भाषा में यदि TRIPPLE का अर्थ DMOQHSS है, तो उसी भाषा में विक्ट्री VICTORY का क्या अर्थ होगा? तो दोस्तों जब इसका आप हल करोगे तो इसका सही आंसर होगा सी, ठीक है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आपके, ठीक है ना। XSNUBZU, ठीक है ना, XSNUBZU। अब कैसे हुआ, ठीक है ना, ये बताता हूँ मैं आपको। इसमें देखो TRIPPLE पीछे से आगे चलना है हमें, तो E 5वें पर आता है और इसमें देखो D आता है 4 पर। उसी प्रकार L है 14 पर आता है और M आता है 13 पर, यानी पीछे से चलकर माइनस हो रहे, एक एक करके माइनस हो रहे हैं। तो देखिए Y आता है अपने विक्ट्री VICTORY, Y आता है अपने 25 पर। तो हमें 25 में से 1 माइनस करके जो आए वो आगे आगे लगाना है। तो 22 में से 1 पीछे चलते हैं, 24 पर क्या आएगा? X। तो X वाला ऑप्शन कौन सा है दोस्तों? सी। तो आपको आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, इसका सही आंसर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर है सी। आगे चलते हैं 42वें में। निम्नलिखित में से त्रिभुजों की संख्या कितनी है? देखो 2 क्वेश्चन आ गए त्रिभुज पर। तो सबसे पहले इसका सही आंसर होगा 28, ठीक है ना। 28 होगा। कैसे होगा? देखिए त्रिभुज, एक वर्ग में जो त्रिभुज बने हैं इनकी संख्या टोटल कितनी है? 8 है। इनकी संख्या टोटल 8 है। 3 वर्गों में कितने बनेंगे? 8 तेरी 24, ठीक है ना। अब देखिए, अब वापस देखिए 2 वर्गों में जब मिलाएंगे, वापस से सुनना आप मेरी बात को, तो इसमें देखिए आप एक ये बन जाएगा 25 और ये बन जाएगा 26, ठीक है ना। ये देखिए वापस बता रहा हूँ मैं आपको, ये हो जाएगा 24 तो हो गए, तो ये 25, फिर ये हो जाएगा आपका 26, ठीक है ना। फिर वापस देखिए ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा आपके 28। तो टोटल आपका आंसर हो जाएगा इसका सी। 42 क्या हो जाएगा? सी, 28 इसका आंसर आ जाएगा। फिर देखिए 4 विकल्पों में से एक आकृति का चयन कर जिसे एक स्थान में रखने पर पैटर्न पूरा होगा, पैटर्न से आया हुआ, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी, ठीक है ना। इसका सही आंसर क्या होगा? डी। आगे चलते हैं अपने 44 क्वेश्चन। देखिए 44 पर शुद्धतापूर्वक गणना कीजिए। देखिए ये बोर्ड मास का नियम है, 1148 भाग 28 गुणा 1408 भाग 32, ठीक है ना। तो ये देखिए बोर्ड मास का नियम है, जब 1408, ठीक है ना, 1408 है, 1148 में डैश का भाग देंगे तो आएगा 41, और 1408 में 32 का भाग देंगे तो आएगा 44, और 41 और 44 को गुणा करेंगे तब हमारे पास आ जाएगा 1804। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों बी। इसका सही आंसर है 1804, बी इसका सही आंसर है 1804, ठीक है ना। 44 का बी। अब 45 का देखिए 5 पुस्तकें एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है, ई ए के ऊपर है, सी बी के नीचे है। यदि ए बी के ऊपर है और डी सी के नीचे है तो सी पर कौन सी पुस्तक है? तो इसका सही आंसर जब आप ये हल करोगे तो इसका सही आंसर बी आएगा, ई आएगा, ई पुस्तक है, ठीक है ना। इसका 45 का सही आंसर होगा बी, ठीक है ना। ई पुस्तक है जो सबसे शीर्ष पर यानी सबसे ऊपर आएगी। फिर 46वां का देखिए, एक आदमी 28 मीटर उत्तर की ओर चल रहा है। देखिए इसको मैं आपको भी कराता हूँ इसमें, ठीक है ना। एक आदमी है जो 28 मीटर उत्तर की ओर चला, ठीक है ना। उसके बाद में देखो वह अब दाई ओर मुड़ा, ठीक है। उसके बाद में देखो बाई वापस दाई ओर मुड़ा,
ठीक है ना। इसके बाद वो देखो बाई ओर मुड़ता है। तो आदमी अब किस दिशा में सम्मुख खड़ा है, तो ये देखो ये कौन सी दिशा होती है, ये पूर्व दिशा है। ये कौन सी दिशा है मेरे दोस्तों, पूर्व दिशा है। तो पूर्व दिशा वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए। ऑप्शन क्या है इसका, ए राइट है, पूर्व दिशा, ठीक है ना। तो 46वें का क्या हो जाएगा आपके ए। आगे चलते हैं 47वें में। 100 और 300 के बीच कितनी संख्याएं 2 के साथ प्रारंभ या समाप्त होती है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले तो देखिए ये कह रहा है कि 100 से लेकर 300 के बीच ऐसी कौन सी संख्या है जिसके स्टार्टिंग में या तो 2 आता है या जिसके एंडिंग में 2 आता है। तो सबसे पहले देखिए 100 से लेकर 200 के बीच में कितनी है। अब आपको मैं लिख के बताता हूँ यहाँ पर। देखिए सबसे पहले 100 से 200 के बीच में लिख के बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए 102, फिर 100 आगे देखिए 102, 112, 122, 132, 142, 152, 162, 172, 182 और 192, ठीक है ना, 192। तो देखिए दोस्तों कितनी संख्या हो गई है, 5 और 5 10 हो गई। तो 100 से 200 तक बीच में तो कितनी हो गई, 10 हो गई, ठीक है ना। 2 मिनट। इसी प्रकार जब हम 200 से 300 के बीच चलेंगे तब 100 संख्याएँ और आ जाएगी 200। जैसे देखिए 201, सबसे पहले तो 200 होगी, ठीक है ना। अब सब में देखिए आरंभ में या तो स्टार्टिंग में 2 है और किसी किसी के अंत में भी आएगा। तो देखिए 200 से लेकर 299 तक, 200 से लेकर 299 तक, ठीक है ना, सभी में स्टार्टिंग में 2 है। तो यहाँ से लेकर कितनी हो जाएगी टोटल, देखो 100 से लेकर 200 तक हो गई टोटल 10 संख्याएँ, ठीक है ना। 200 से लेकर 300 तक हो जाएगी टोटल 100 संख्याएँ। तो टोटल आपके इसका आंसर हो जाएगा 110 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है ना, 110। 110 वाला आपका कौन सा है दोस्तों, बी इसका सही आंसर हो जाएगा आपके बी, ठीक है ना, बी में 110। 47वें का बी सही आंसर है। फिर 48वें का देखिए, शब्दों को उपयुक्त क्रम में प्रदान कीजिए। सबसे पहले आएगा शिशु, ठीक है ना, फिर आ जाएगा आपका बच्चा, ठीक है ना, फिर आ जाएगी आपकी शिक्षा, फिर आ जाएगा आपका नौकरी, फिर आ जाएगा विवाह। तो इसका सही क्रमांक क्या बनता है, इसका सही क्रमांक बनता है आपके 4 1 5 2 3, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। 48वें का ऑप्शन ए। फिर 49 देखिए, लक्ष्मण के पास एक घड़े में 500 सिक्के थे। उसने सिक्कों को 25 अलग अलग ढेरों में बांटा। प्रत्येक ढेर में सिक्कों की संख्या समान थी। प्रत्येक ढेर में कितने सिक्के, कुछ नहीं करना है आपको दोस्तों। आपको क्या करना है, ओनली 500 में आपको करना है 25 का भाग लगाना है। तो प्रत्येक ढेर में समान आ जाएगी संख्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 आपका। सही आपका आंसर क्या हो जाएगा, 20, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। 49वें का क्या हो जाएगा, 49 का बी इसका सही आंसर है, ठीक है ना। तो प्रत्येक ढेर में कितने सिक्के होंगे, 20। अब आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 1984 की किन तारीखों को रविवार पड़ा था। तो देखिए इसका मेथड है, ठीक है ना, थोड़ा लॉन्ग मेथड है, इसलिए आपको अभी इसमें समझा नहीं सकता, इसलिए आपको इसका डायरेक्ट और कंफर्म 100% श्योर आंसर आपको बता रहा हूँ। इसका सही आंसर होगा ए, ठीक है ना। दिसंबर 1984 की कौन सी तारीख को, 2, 9, 16, 23 और 30 तारीख को दोस्तों रविवार पड़ा था। और ये आपका 100% श्योर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। और आप इसको कैलेंडर, मोबाइल में कैलेंडर और या फिर आपको कैलेंडर हो उसमें भी आप चेक कर सकते हो इसका। ये आप दिसंबर 1984 के कैलेंडर पर जाना और उसके रविवार देखना, यही तारीख आपको शो करेगी, ठीक है ना। तो ये हमने रीजनिंग का पेपर आज पूरा कंप्लीट करा दिया, सॉल्व करा दिया। हालांकि 4-5 क्वेश्चन है वो कंफ्यूज्ड में है, ठीक है ना। अभी इनका निश्चित उत्तर नहीं है किसी कारणवश, ठीक है ना, क्योंकि ये इस बार क्या है, थोड़े पेपर पैटर्न चेंज भी हुआ है और दूसरी बात विभाग भी चेंज हुआ है। तो पेपर में प्रश्न नए प्रकार के भी छपे, इसलिए उनके उत्तर निश्चित नहीं है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि 95% उत्तर इसी में से आपको राइट होंगे, ये मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो हमारा ये रीजनिंग का पेपर सॉल्व आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अन्य साथियों तक। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं नारायण जोशी, ठीक है ना। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, ठीक है ना। और आगे हमने 2 वर्षीय पाठ्यक्रम बीएड के 9 जून वाले पेपर के हिंदी और रीजनिंग का करा दिया आज। और अगर समय मिला
ठीक है ना। तो मैं आपको इंग्लिश का भी पेपर भी लेके आऊँगा जल्द ही, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है ना। धन्यवाद एक बार फिर से, थैंक यू, ठीक है ना। गुड बाय, जय श्री राम।